Dheeraj Kumar Study Point. Welcome to our channel. पॉलिटिकल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2। पहला चैप्टर है यूरोपीय समुदाय। यूरोपीय समुदाय पर लेख लिखिए। निस्संदेह द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने से पहले ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन और रूस की गिनती विश्व की शक्तियों में की जाती थी और इटली भी मुसोलिनी के नेतृत्व में विश्व शक्ति बनकर उभरने लगा था। किंतु 6 वर्ष तक जारी इस युद्ध ने यूरोप का रूप ही बदल दिया था। यूरोप को इस युद्ध में जान माल की भारी क्षति उठानी पड़ी थी। द्वितीय विश्व युद्ध ने यूरोप के कई राज्यों की सीमाएं बदल डाली थी और कुछ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब यूरोप का पुराना शक्ति संतुलन बिगड़ चुका था। जर्मन के 2 टुकड़े हो गए थे। फ्रांस सर्वनाश की गत में डूबा हुआ था तथा इटली की कमर टूट चुकी थी और ब्रिटेन को अपने अस्तित्व के लिए भारी संघर्ष करना पड़ रहा था। वस्तुतः अकेला सोवियत संघ ही ऐसा राज्य था जो इस विश्व युद्ध में बर्बाद होकर के भी लाभान्वित हुआ था, क्योंकि उसने युद्ध में अनेक नए प्रदेशों पर अपना अधिकार जमा लिया था और अपनी पश्चिमी सीमा पर स्थित यूरोप के कई राज्यों को समावर्ती शिकंजे में कस लिया था। कुल मिलाकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के अतिरिक्त यूरोप के सभी राज्य ध्वस्त हो चुके थे और इस विश्व युद्ध ने यूरोप को इतना कमज़ोर कर दिया कि एरिक फिशर को यह कहने के लिए विवश होना पड़ा कि यूरोप का समय बीत चुका है। ऐसी स्थिति में यूरोप के राष्ट्रों की सुरक्षा एवं विकास के लिए आवश्यकता थी कि वह विविध आर्थिक एवं राजनीतिक संगठनों की स्थापना करे तथा अमेरिका भी सोवियत संघ के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए यूरोप में ऐसे संगठनों की स्थापना को आवश्यक मानता था। यूरोप के आर्थिक उत्थान के लिए अमेरिका ने ट्यूनमैन सिद्धांत और मार्शल योजना की घोषणा की, किंतु इन कदमों को उठाते हुए अमेरिका की यूरोप के उत्थान में इतनी दिलचस्पी न थी कि जितनी कि यूरोप को साम्यवाद से बचाने में। फिर भी अमेरिका ने मार्शल योजना के अंतर्गत यूरोप के 16 राज्यों को 4 वर्ष की अवधि के लिए लगभग $11 मिलियन की सहायता दी। इससे यूरोप साम्यवाद के घेरे में आने से बच गया, किंतु इस पर अमेरिका का प्रभाव कायम हो गया। इस दौरान यूरोप में आर्थिक सहयोग एवं राजनीतिक एकीकरण के लिए कई संगठनों का निर्माण हुआ और जिनमें से बेनीलेक्स 1994 तथा यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन 1948 तथा यूरोप की परिषद 1949, यूरोपियन कोयला एवं इस्पात समुदाय 1952, यूरोपीय समुदाय शक्ति समुदाय 1958 और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ एवं यूरोप आर्थिक सहयोग एवं विकास सहयोग 1961 प्रमुख संगठन है। इन समस्त संगठनों का मुख्य उद्देश्य यूरोप में व्यापार को सुव्यवस्थित बनाना, चुंगी व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करना तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना था। यहाँ हम यूरोपीय समुदाय के उन 3 प्रमुख समुदाय की विवेचना करेंगे जिन्होंने प्राचीन यूरोप के आर्थिक एकीकरण के लिए सराहनीय कार्य किया है। ये 3 समुदाय हैं: यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय, यूरोपीय समुदाय ऊर्जा समुदाय तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय या यूरोपीय साझा बाजार। पहला है यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय। इस संगठन की स्थापना फ्रांसीसी विदेशी मंत्री सुमेन द्वारा प्रस्तुत एक योजना के आधार पर 25 जुलाई 1952 को हुई। मई 1950 में सुमेन ने यह प्रस्ताव रखा कि फ्रांस और जर्मन अपने कोयला और इस्पात के उत्पादन को किसी ऐसे संगठन के हवाले कर दे जिसमें दूसरे राज्य भी शामिल हो सके तथा इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आंतरिक 6 राज्य फ्रांस, इटली, पश्चिमी जर्मन, बेल्जियम, लक्सबर्ग एवं नीदरलैंड
के मध्य वार्ता हुई और इन्होंने 18 अप्रैल 1951 को एक आशय की पेरिस संधि पर हस्ताक्षर किए। तत्पश्चात ये संधि 25 जुलाई 1952 को लागू हो गई। आगे चल कर के 1973 में ब्रिटेन, आयरलैंड और डेनमार्क भी इस समुदाय में शामिल हो गए। इस समुदाय की कार्यप्रणाली शक्तियाँ एक उच्च सत्ता में निहित कर दी गई, जिससे 10 अगस्त 1952 में से काम करना प्रारंभ कर दिया और इस उच्च सत्ता की रचना 9 सदस्यों द्वारा होती है। इसके अतिरिक्त एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। इस मंत्रिपरिषद को यह दायित्व सौंपा गया कि यह इस बात की जांच करे कि उच्च सत्ता के निर्णय सदस्यों की आर्थिक नीतियां के अनुकूल है या नहीं है। इसके अलावा इस समुदाय की अपनी एक असेंबली या सभा भी है, जिसमें 78 सदस्य शामिल होते हैं। इनमें सदस्य राज्यों की संसदों को स्थान दिया जाता है तथा उद्देश्य यूरोपीय कोयला एवं इस्पात उद्देश्य समुदाय के उद्देश्य आर्थिक एवं राजनीतिक दोनों ही हैं। इससे सदस्य राज्यों की अर्थव्यवस्था को संगठित करने के लिए स्थापित किया गया है। इसका सामान्य उद्देश्य कोयला एवं इस्पात में एकल बाजार की स्थापना करना तथा व्यापार अवरोधों को समाप्त करना है। मजदूरों की स्वतंत्रता एवं गतिशीलताओं के रास्ते में रुकावटों को दूर करना और यह एकाधिकारवादी तथा भेदभावपूर्ण मूल्य को समाप्त करता है। अतः कम से कम अधिक से अधिक मूल्यों का निर्धारण उच्च सत्ता की जांच के बाद ही किया जाता है। इस समुदाय के सदस्य राज्यों की ये जिम्मेदारी है कि यह समुदाय के सफल कार्य संचालन के लिए अनुकूल परिस्थिति कायम करें तथा इस कार्य में रुकावट डालने वाले कार्यवाहियों को रोकें। इस समुदाय के विषय में ये कहा जाता है कि फ्रांस और जर्मन का आर्थिक एकीकरण करके इनकी सैकड़ों सालों से चल रही आ रही दुश्मनी को मिटा दिया है। पैडलफोर्ड के शब्दों में 10 फरवरी 1953 का दिन, जब रूसी क्षेत्र का कोयला जर्मन से फ्रांस की सीमाओं में स्थित लॉरेन की इस्पात मिलों में बिना चुंगी के जाने लगा। यह एक अविस्मरणीय दिन था। यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय की स्थापना 25 मार्च 1957 को संपन्न रोम के संधि के अंतर्गत 1 जनवरी 1958 में हुई। इसका प्रमुख उद्देश्य यूरोप के 6 राज्यों अंतरिक्ष फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, लक्समबर्ग तथा नीदरलैंड में परमाणु उद्योग की तीव्र गति से स्थापना करना तथा विकास के लिए आवश्यक परिस्थिति पैदा करना तथा परमाणु संयंत्रों के राष्ट्रीय स्वामित्व के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए परमाणु तकनीक में मिलकर शोध करने का प्रयत्न करना है। जुलाई 1962 में ब्रिटेन ने इसकी सदस्यता ग्रहण करने के लिए आवेदन पत्र दिया, किंतु इसे अस्वीकार कर दिया गया। इस समुदाय के कार्यों का निरीक्षण यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा किया जाता है, किंतु इसके कार्यकारी अधिकार मंत्रिपरिषद द्वारा निर्मित एक आयोग के पास है। इस आयोग को 20 सदस्यों वाली एक तकनीकी एवं वैज्ञानिक समिति तथा 101 सदस्यों वाली एक आर्थिक सामाजिक समिति सलाह देती है। वस्तुतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं। इस परिषद में प्रत्येक देश का एक मंत्री शामिल होता है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय एवं यूरोपीय साझा बाजार। तीसरा पॉइंट है यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जिसे आम भाषा में यूरोपीय साझा बाजार कहा जाता है, यूरोपियन कॉमन मार्केट के नाम से जाना जाता है। पश्चिम यूरोप के आर्थिक एकीकरण के लिए कार्यरत एक प्रमुख संगठन है। वस्तुतः इनको यूरोपीय आर्थिक समुदाय कहना उपयुक्त होगा, क्योंकि यही उसका अधिकृत नाम है तथा यूरोपियन आर्थिक समुदाय आर्थिक सहयोग की दृष्टि से ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण संगठन है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1958 को एक संधि के तहत हुई। प्रारंभ
में इसके सदस्य थे फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्ज़मबर्ग, जर्मन संघीय राज्य मतलब पश्चिमी जर्मन एवं इटली, जिन्हें आंतरिक छह इनर सिक्स के नाम से जाना जाता है। किंतु बाद में ब्रिटेन, आयरलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे भी इसमें शामिल हो गए, लेकिन आगे चलकर नॉर्वे इससे अलग हो गया। जनवरी 1981 में यूनान एवं जनवरी 1986 में स्पेन व पुर्तगाल ने भी इसकी सदस्यता ग्रहण की। 1 जनवरी 1995 में ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और स्वीडन भी इसमें शामिल हो गए। इस तरह इस समुदाय की सदस्य संख्या 15 हो गई। 24 मार्च 1957 को यूरोपीय आर्थिक समुदाय की संधि पर रोम में हस्ताक्षर किए गए और 1 जनवरी 1958 को यह संधि लागू हुई। उस समय इस समुदाय का क्षेत्रफल 45.77 हजार वर्ग मील तथा जनसंख्या 16.76 करोड़ तथा इसकी राष्ट्रीय आय 16.41 करोड़ डॉलर थी। रोम की इस संधि का राजनीतिक आधार होते हुए भी यूरोपीय आर्थिक समुदाय को एक आर्थिक संगठन ही माना जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य एक ऐसे संगठन की स्थापना करना है जो सभी सदस्य देशों में रहन-सहन के स्तर में वृद्धि कर सके। वस्तुतः इस समुदाय को यह आशा थी कि 1992 तक पूरा पश्चिमी यूरोप एक एकांतर बाजार के रूप में विकसित हो जाएगा। राज्यों की वर्तमान सीमाओं को आर्थिक विपणन की दृष्टि से समाप्त कर दिया जाएगा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की दर्ज कर यूरोपीय साझा बाजार को एक सीमा तक मुक्त एकात्मक बाजार के रूप में परिणत कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ विद्वान इसे विशुद्ध आर्थिक संगठन नहीं मानते हैं। इस विषय में डैन्यू का मत है कि सामान्य दृष्टि से यह एक आर्थिक संगठन है, किंतु इसका एक राजनीतिक पहलू भी है जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना के पीछे आर्थिक एवं राजनीतिक कारण ही नहीं, कुछ अन्य कारण भी हैं। आंतरिक छह राज्यों की साझा सीमाएं और इनका सामान्य आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक विकास हुआ है। समान राजनीतिक सिद्धांतों में विश्वास एक अन्य कारण रहा। इसके अलावा इसकी स्थापना के पीछे अनेक भावनाएं और उद्देश्य भी कार्य कर रहे थे। इसका उद्देश्य यूरोप की कोई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना था, लेकिन राजनीतिक आधार पर यह संभव न था, क्योंकि इससे राजनीतिक विवादों एवं संकटों का जन्म हो जाता। अतः यूरोपीय सभ्यता के पुनर्जागरण के लिए व यूरोप की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए इस प्रकार के संगठन का निर्माण करना आवश्यक हो गया। उद्देश्य रोम की संधि के अनुच्छेद 2 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के उद्देश्य की व्याख्या की गई। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राज्यों का एक ऐसा साझा बाजार विकसित करना है जिससे पूरे समुदाय में आर्थिक क्रियाओं का स्वरूप, विकास, सतह एवं संतुलित प्रसार, बढ़ता हुआ स्थायित्व, रहन-सहन के स्तर में वृद्धि और सदस्य राज्यों के में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो। द फैक्टर्स के अनुसार इस समुदाय के प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य यूरोप को विभाजित करने वाले सभी विवादों को हमेशा के लिए समाप्त कर देना, यूरोप की प्रतिष्ठा को स्थापित करना तथा आर्थिक शक्ति एवं परस्पर परंपरा के अनुकूल भूमिका का निर्वाह करना। संयुक्त कार्यवाही के माध्यम से यूरोप के लोगों की कार्य के करने की स्थिति और रहन-सहन में सुधार करना। चौथा पॉइंट है उन अव्यावहारिक एवं पुराने प्रावधानों को जिन्होंने यूरोप को छोटे छोटे बाजारों में विभक्त कर रखा है, समाप्त करना। तकनीकी विकास के साथ बड़े पैमाने वाले उद्योग को अधिकांश उद्योगों में लागू करना। और चौथा पॉइंट भावी यूरोप के संयुक्त राष्ट्रों का आधार प्रस्तुत करना। कार्य संयुक्त यूरोपियन आर्थिक समुदाय को जन्म देने वाली यूरोप की संधि के अनुच्छेद 3 के इसके कार्यों का उल्लेख किया गया है तथा इस
संधि के शर्तों और समयवादी के अंतर्गत इसके निर्णय निम्नलिखित कार्य निर्धारित किए गए हैं। पहला, सदस्य राज्यों में वस्तुतः आयात निर्यात से टटकर शुल्क एवं परिणामात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करना। दूसरा, गैर सदस्यों के प्रति एक सामान्य टटकर एवं व्यापारिक नीति अपनाना। तीसरा, सदस्य राज्यों के अंतर्गत व्यक्ति, सेवा एवं पूंजी की गतिशीलता संबंधी कठिनाइयों एवं व्यवधानों को दूर करना। चौथा, एक सामान्य कृषि नीति को अपनाना। पांचवा, एक सामान्य यातायात नीति को अपनाना। छठा, एक ऐसी व्यवस्था कायम करना जिससे साझे बाजार में प्रतिस्पर्धा का स्वरूप विकृत न हो पाए। सातवां, उन व्यवस्था को अपनाना जिनके माध्यम से सदस्य राज्यों की आर्थिक नीतियों में समन्वय कायम हो सके और भुगतान असंतुलन को दूर किया जा सके। संगठन। रोम के अनुच्छेद 4 में आर्थिक समुदाय के संगठन की व्यवस्था की गई है। इस अनुच्छेद इसके अंग महासभा, मंत्रिपरिषद, आयोग तथा न्यायालय है। महासभा के सदस्य इस समुदाय के सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं तथा इसमें कोयला एवं इस्पात समुदाय, परमाणु ऊर्जा समुदाय तथा आर्थिक समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसके मंत्रिपरिषद में सभी सदस्य राज्यों के एक एक प्रतिनिधि को शामिल किया जाता है। इसकी नियुक्ति सदस्य राज्यों की सरकारें करती है। मंत्रिपरिषद इसकी कार्यकारिणी है और यह सदस्य राज्यों की आर्थिक नीतियों में समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है। आयोग इस समुदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासकीय अंग है। इसके सदस्य संख्या 9 है तथा इन न्यायालय में 7 सदस्य होते हैं। इस न्यायालय का कार्य रोम की संधि के अनुच्छेदों की व्याख्या करना है। 15 सदस्यों वाला यूरोपीय आर्थिक समुदाय विश्व का प्रमुख आयात निर्यात करने वाला समुदाय बनकर उभरा। हालांकि यह कोई महाशक्ति नहीं है, फिर भी अपनी आर्थिक शक्ति के कारण विश्व में इसका महत्वपूर्ण स्थान है और 1948 में इस समुदाय में शामिल राज्यों का विश्व व्यापार में कोई खास स्थान नहीं था। विश्व आयात एवं निर्यात में इसका प्रतिशत क्रमशः 17.5 व 12.1 था। इस समुदाय की स्थापना के बाद इसका आयात निर्यात बढ़कर के 22.3 व 23.9% हो गया। इसकी स्थापना के साथ ही विदेशी व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई और इस वृद्धि का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 1965 में इस समुदाय का आयात निर्यात 1958 की अपेक्षा 2 गुने से भी अधिक हो गया। 1968 के बाद आंकड़ों में नए सदस्यों का आयात निर्यात भी शामिल हो गया और 1945 में विश्व व्यापार में इसका आयात व निर्यात क्रमशः 37.0 तथा 37.5% तक पहुंचा। यूरोपीय समुदाय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों के मध्य आंतरिक व्यापार कर मुक्त हो गया। साथ ही इस समुदाय के सदस्यों में श्रम, पूंजी एवं सेवाओं के आंतरिक गतिशीलता में वृद्धि हुई। इस समुदाय के सदस्य विश्व के दूसरे देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते नहीं कर सकते क्योंकि अब ऐसा करने की शक्ति इस समुदाय के पास है तथा 1968 में इस समुदाय को एक तटकर संघ का गठन किया गया और साझी बाहरी तटकर व्यवस्था लागू की गई। 1973 में इसने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के सदस्यों के साथ समझौते किए जिससे कि एक औद्योगिक स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की स्थापना हो सके तथा विकास सहायता के क्षेत्र में इस समुदाय ने अफ्रीकी, कैरेबियन एवं प्रशांत देशों के साथ एक समझौता किया और बिना द्विपक्षीय समझौते के इसने उनके आयातों के संबंध में टटकर समाप्त कर दिया। हाल ही के वर्षों में उसने दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ आसियान के साथ एक आर्थिक एवं वाणिज्य समझौता किया। इसने एक साझी कृषि नीति भी अपनाई और इसने डंकल प्रस्तावों की कुछ व्यवस्थाओं की आलोचना भी की है। 1999 में
जिसने यूरोपीय मुद्रा यूरो की स्थापना की, जिससे प्रारंभिक घनिष्ठ मुद्रा सहयोग के माध्यम से यूरोप में मुद्रा स्थापित कायम हो सके। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने पश्चिमी यूरोप का आर्थिकीकरण करने में अभूतपूर्व योगदान दिया। पश्चिमी यूरोप के राज्यों द्वारा आर्थिक, व्यापारिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों में शीघ्र लाभ अर्जित करने में इससे उल्लेखनीय कार्य किए। इन बुनियादी कार्यों के अतिरिक्त इस समुदाय ने विश्व के अन्य क्षेत्रों के कई अपनी साझा व्यापार नीति अपनाने एवं स्वयं के लिए यूरो मुद्रा प्रणाली अपनाने का कार्य भी किया। इससे राजनीतिक एकीकरण के क्षेत्र में भी कार्य किया। पिछले काफ़ी वर्षों से विदेश नीति के साथ साथ अन्य मामलों में भी सदस्य राज्यों की सरकारों में बहुत निकट सहयोग देखा गया है। इसके सफलता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि पहले जो राज्य इसका सदस्य नहीं बनना चाहते थे, बाद में भी इसके सदस्य बन गए। इसके परिणाम स्वरूप इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 15 हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धीरज कुमार स्टडी पॉइंट। सब्सक्राइब